नमस्कार मेरे मित्रों, आपका स्वागत है अरिभियान पर। यहाँ पर मैं पीयूष सर आपका स्वागत करता हूँ मेरी पूरी टीम अरिभियान की तरफ से, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए पूरे संभव प्रयास कर रहे हैं। और इस संभव प्रयास में हम लाए हैं आपके लिए संभव सीरीज, जिसमें आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा किस प्रकार से हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा 17 मार्च को जो हमारा रसायन विज्ञान का परीक्षा है, रसायन विज्ञान का पेपर है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और आज अभी हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो है रासायनिक गतिकी। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा? रासायनिक गतिकी। आपको पता है सीरीज में हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। सर आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं यहीं से क्वेश्चन आने? ये बेटा तीर नहीं मार रहा है, हवा में तीर नहीं दिया जा रहा है, पूरे देखा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है। ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है इसके पीछे, ये जो लेक्चर बन रहा है इसके पीछे बहुत मेहनत हो रही है। इस लेक्चर के पीछे बहुत मेहनत हो रही है। ये जो कंटेंट निकाला जा रहा है, ये जो आपके लिए चीजें लेके आई जा रही है, ये हवा में तीर नहीं मारा जा रहा है, इसमें बहुत मेहनत लगी। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है? बस आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। जितनी देर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला लेक्चर चलेगा, इसको बहुत फोकस से देखो और देखना आखिरी में, आप देखना आपका ये जो रासायनिक गतिकी चैप्टर है, वो पूरी तरीके से एग्जाम के लिए तैयार हो जाएगा। और आपसे कोई अगर बोलेगा कि कल सुबह उठ के पेपर दे दो, तो आप कल सुबह उठ के पेपर दे दो। आज ही इसको कंप्लीट करने के बाद तुरंत कोई पेपर दे दे तो भी आप पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चीजों को कवर किया जा रहा है। बोर्ड जो हमारी वार्षिक परीक्षा है उस हिसाब से कंटेंट लाएगा। ठीक है, और आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि भैया हम जब शुरू करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो सबसे पहले देखते हैं कि उस चैप्टर से कितने नंबर, कितने अंक का पेपर में आया। रासायनिक गतिकी से 7 नंबर के प्रश्न आए थे। कितने नंबर के प्रश्न आए थे बेटा? 7 नंबर के प्रश्न आए। और हमें पता है कि भैया ये जो 2 नंबर के 2 प्रश्न आए थे 1 नंबर के, और एक प्रश्न आया था 2 नंबर का, और एक प्रश्न आया था 3 नंबर। ये वाला ट्रेंड कैसा है बेटा? ये वाला ट्रेंड सर ज्यादातर पूछा जाता है ना। अभी पिछले 5-7 सालों में कुछ उनने इस प्रकार से रासायनिक गतिकी चैप्टर से पूछा। ठीक है, वहीं अगर थोड़ा बहुत उनका दिमाग खराब हुआ, थोड़ा उनको बदलना हुआ ट्रेंड, क्योंकि बदल सकते हैं भाई, 5-7 साल हो गए एक ही तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? 2 अंक वाले 2 प्रश्न पूछ लेंगे और 3 अंक वाला 1 प्रश्न पूछ लेंगे। और थोड़ा चेंज करना हुआ तो 3 नंबर का और एक 4 नंबर का, इस प्रकार से 7 नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि हमें ज्यादातर ध्यान देना है 3 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न पे। अगर इनको सही से कर लिया तो हमारा 1 नंबर वाले प्रश्न तो हमसे बन जाए। ठीक है, समझ आया? इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पे ध्यान देना है तो हमारे टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? जो जरूरी, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम यहाँ पर इसके बाद आपको एक चीज बताते हैं कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन-कौन से जो टॉपिक हैं उनके बारे में। हम रासायनिक अभिक्रिया की कोटियां देखेंगे। ठीक है, कोटियां कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम सक्रियण ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और अरेनियम समीकरण के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ शुरुआत में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो चैप्टर आपको समझने में आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ भैया, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई हमको रासायनिक गतिकी चैप्टर पढ़ने की। ठीक है, और रासायनिक गतिकी होता क्या है? ठीक है, रासायनिक गतिकी एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बताता है कि कोई भी अभिक्रिया जब हो रही है, कोई भी अभिक्रिया जब हो रही है, तो उसको होने में कितना समय लगा। क्या बताता है? कितना समय लगा होगा या कितनी तेजी से हुई होगी वो अभिक्रिया। मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने में कितनी गति होगी या कितना समय लगा होगा, ये अभिक्रिया बताती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे कि किसी अभिक्रिया को संपूर्ण होने में, अभिकारक से उत्पाद बनने में कितना समय लगता है या कितनी गति से वो अभिक्रिया होती है। सर ऐसा पढ़ना क्यों, है ना? ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमें क्या करना, कितनी देर में हो रही है, हमने तो अभिकारक लिए मिला है, उत्पाद मिल गया, है ना? ऐसा तुम्हें लग रहा है। ठीक है, ऐसा होता नहीं। अभी तक हमने ऊपर ऊपर से देखी है ना रसायन विज्ञान को, लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई भी अभिक्रिया होती है ना, ऐसा नहीं है कि तुमने मिलाया और तुरंत तुम्हें उत्पाद मिल गया। हर चीज में एक समय लगता है, एक संपूर्ण समय लगता है। उस समय को हमें पता कर रखना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि कोई अभिकारक को जब मैंने मिलाया तो मुझे ये उत्पाद कब मिला, कितनी देरी में मिला, कितनी देर में ये अभिकारक लोग। ठीक है, यहाँ तक बेस समझ में आया? कि ये जो स्टार्टिंग की चीजें थी वो समझ आई क्यों हमको रासायनिक गतिकी चैप्टर पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिकारक का वेग,
अभिकारक की वेग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभिकारक अभिकारक बोल रहे हैं, अभिक्रिया का वेग। कोई अभिक्रिया हुई होगी, मान लेते हैं ए, या फिर जो हमारा अभिकारक था उससे हमें क्या मिल गया बेटा, समझे। एक जनरल बात कर लेते हैं, ए से, बी से मिलके क्या मिला होगा, सी प्लस डी हमें मिला, ठीक है। ये एक हमारी अभिक्रिया हो, और हमसे अगर किसी ने पूछ लिया इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा बताइए, तो क्या बताएंगे बेटा आप कि भैया जो अभिकारक के वेग है, कहाँ लिखा है यहाँ पे, ये वेग है, ये वेग है, उनको कैसे देखेंगे हम, कि जो हमारा अभिकारक है उसकी खत्म होने की दर कितनी, ठीक है, वो विलुप्त हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, अभिकारक खत्म होगा तो हमारा उत्पाद बनेगा, अभिकारक विलुप्त होते जाएगा, उत्पाद पैदा होते जाएगा, अभिकारक विलुप्त होते जाएगा, उत्पादक पैदा होते जाएगा, उत्पाद पैदा होते जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, कि क्या है, अभिकारक के विलुप्त के विलुप्त विलुप्त होने की, अभिकारक के विलुप्त होने की दर को क्या बोला जाएगा, अभिक्रिया के वेग, ठीक है। इसको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अंग्रेजी। और कैसे लिख सकते हैं, अब देखो अगर कोई अभिकारक कम हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो उत्पाद पैदा भी तो हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर अभिकारक खत्म हो रहा है तो उत्पाद पैदा भी तो हो रहा है। तो मतलब कि सीधी सी बात है कि ये क्या हो सकता है, अभिक्रिया के वेग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्पाद 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 के उत्पन्न उत्पाद के उत्पन्न होने होने की दर, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हो। और अगर सूत्र बता दें तो बेटा सीधा सीधा ये हो गया कि अगर आपसे पूछ लिया अभिक्रिया के वेग बताओ, तो आप लिख देना कि इनके, ये जो हमारे पास ए दिया हुआ है, इनकी सांद्रता में जितना, इनकी सांद्रता में इनकी सांद्रता में जितना परिवर्तन होगा, अपॉन क्या कर देंगे, अपॉन कर देंगे समय, लगा हुआ समय, क्या कर देंगे, सांद्रता में परिवर्तन बाई लगा हुआ समय, ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग। ये बराबर हो जाएगा, देखो सीधी सीधी चीज लिख के दिखाते हैं, अगर कोई अभिक्रिया ए है प्लस बी है और सी मिल रहा है प्लस डी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। उस चीज को अपन ने समझ लिया क्या होता है हमारा अभिक्रिया के वेग। अब हम निकाल के दिखाते हैं कि कोई अभिक्रिया आपको दी है तो उसका वेग कैसे निकालना है, ठीक है। यहीं से चालू हुआ था हमारा चैप्टर, पहले भी हमने जब भी पढ़ा था, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग की अगर हम बात करेंगे, और अगर हम देखें सिर्फ किसको बेटा, किसको देखें अभी हम, अभिकारक को देखें, तो अभिकारक की कमी, अभिकारक की जो सांद्रता है, अभिकारक की जो सांद्रता है उसमें जितना परिवर्तन आ रहा होगा, जितना परिवर्तन आ रहा होगा उससे क्या कर देंगे, उसके बाय क्या कर देंगे, लगा हुआ समय। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बाय लगा हुआ समय, ठीक है, प्रति लगा हुआ समय। ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम, ये भी बराबर हो जाएगा डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा, उत्पाद बन रहा है, उससे भी हमने क्या निकाला था, अभिक्रिया के वेग, तो क्या हो जाएगा, सी बाई डेल टी बाई डेल डी बाई। और एक चीज हमने आपको यहाँ पर सिखाई थी कि जो हमारे रस समीकरण करणमितीय गुणांक होते हैं, जैसे ए बी सी और डी होते हैं, इनका क्या करते हैं, 1/b 1/a 1/b 1/c 1/d, इस प्रकार से लिख के दिखाए। और जो अभिकारक वाली स्थिति होती है, इधर पे माइनस आता है, क्या आता है, ऋणात्मक का चिन्ह आता है। क्यों आता था ये, क्योंकि अभी हमने लिख के दिखाया था, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो अभिकारक है वो क्या हो रहा है, विलुप्त। तो ये बताता है कि हमारा जो अभिकारक है वो क्या हो रहा है बेटा, विलुप्त हो रहा है, ठीक। अब आपको क्या करेगा, इधर से अगर प्रश्न पूछना होगा तो कैसे पूछ लेगा बेटा, आपको दे देगा जो सांद्रता में परिवर्तन, हमारे अभिकारक है उनकी सांद्रता में परिवर्तन दे देगा, कोई एक अभिक्रिया बना के दे देगा और आपसे अभिक्रिया के वेग पूछ लेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। अब एक और तरीका होता है अभिक्रिया के वेग को लिखने का, ठीक है। ये तो क्या था जो हमारे पास, ये अगर ऐसे लिख दें हम अभिक्रिया के वेग को, इसको आर से, ठीक है, रेट को ऐसे दिखाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डी एक्स डी आर बाई डी टी, इसके लिए आर से अगर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है।
और ये किसके लिए हो जाता है बेटा, कोई अभिक्रिया थोड़ी थोड़ी होके, अगर थोड़े थोड़े समय की बात कर रहे हैं, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इस पॉइंट से देखो, ये वाली स्थिति कब लिखते हैं, ये वाली स्थिति कब लिखते हैं, फिर से बता देते हैं। ये वाली स्थिति जब लिखते हैं जब कोई अभिक्रिया का इस समय से लेके इस समय तक की बात कर रहे हैं, और इसके बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग समय लग रहा है, कुछ रेट अलग है, यहाँ 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 अलग है, यहाँ, ठीक है। वहीं अगर इसी को हम ऐसे लिखें, माइनस डेल आर बाई, ठीक है, ये हमारा एवरेज रेट होता है। वो कब कैसे लिखते हैं कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा रेट है अभिक्रिया का वो एक जैसा चल रहा है, ठीक है। वो हमारा अभिक्रिया का रेट एक जैसा चल रहा है, तो बस हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का निकालना है, तो हम एवरेज रेट इससे निकाल लेंगे। और अलग अगर हर समय पे एक समय से लेके दूसरे समय के बीच में रेट अगर बदल रहा है तो कुछ इस वाले तरीके से निकाल। बोलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये पुरानी चीजें हैं जो हम आपको वापस रिवाइज करा, क्योंकि फिर हम जब नई चीज पे आएंगे रासायनिक अभिक्रिया की कोटि पे, तो आपको ये सारी चीजें फिर पता हो। अब इसी से हम लिंक करेंगे आपको, अभिक्रिया के वेग को एक और तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है वेग नियम। वेग नियम क्या पढ़ा था बेटा, वेग नियम कहता है सर, अगर कोई अभिक्रिया ए से हमें दे रही है बी बी, या फिर ऐसे लिख लो ए बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। इसमें ए बी सी डी क्या है हमारे पास, ये हमारे रस समीकरण वित्तीय गुणांक है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब हमें वेग नियम लिखना था, तो हम क्या लिखते थे, आर, जो कि निर्भर करता है हमारे किस पे बेटा, हमारी सांद्रता के, ए की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता जो है, और ये इनकी सांद्रता पे क्या निर्भर करता है हमारा, क्या निर्भर करता है हमारा, अभिक्रिया के वेग, ठीक है, वेग निर्भर करता है। अब यहाँ पर ये x होता है और ये y, x और y a और b के बराबर नहीं, x और y a और b के बराबर नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रख के चलना। देखो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, है ना, क्योंकि थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ी चीजें ऐसा लग रहा होगा यार सर ये तो पता ही है मुझे, क्यों बार बार पढ़ाया जा रहा हो ये चीज, क्योंकि जब मैं अभी आगे बढ़ूंगा और फिर अगर किसी बच्चे को ये चीज नहीं आएगी तो दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए मैं एक एक चीज पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, लिंक करते हुए जा रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग लगेगा, जैसे ही आप आगे आओगे फिर देखना कितना मजा आएगा, क्योंकि फिर आपसे बनेगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको खुद बनेंगे, वो आप करके देख सकते हो वो क्वेश्चन, तो मजा आएगा ना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें, बेसिक सी चीजें पता है, ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई ये आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, और इसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो फटाफट 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 सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर x और y, x प्लस वाई एन, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है सर हमारा अभिक्रिया की कोटि। अब हमें अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, x और y का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें अभिक्रिया की, ठीक है, यही चीज पढ़ना है हमें, रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। इसको और हम ऐसे लिख देते हैं, R इक्वल्स टू के, ये v और y, ठीक है। यहाँ पर हमारा k क्या है बेटा, ये हमारा वेग स्थिरांक, ठीक है, रेट कांस्टेंट, बोलो समझ आ, बेसिक क्लियर हुआ, बेसिक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अभिक्रिया की कोटि। उसके पहले अगर आपकी इच्छा है तो एक और चीज निकाल सकते हैं अपन, कि अभिक्रिया की कोटि का सूत्र क्या है, सूत्र कह रहे हैं हम, उसकी मात्रक निकालना है अगर इसका वेग स्थिरांक का, वो भी काफी जरूरी था हमारे लिए, आर वाई। अब यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम, रेट हो गया, ठीक है, रेट वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट, अभिकारक से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहाँ पर डी आर बाई, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, यानी कि वेग हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे सांद्रता, जो हमारा अभिकारक है उसकी सांद्रता हो जाएगी, उसकी पावर एन, एन क्या बता रहा है, अभिकारक अभिक्रिया की, समझ आए। अब क्या निकालना है हमें, इसकी हमें मात्रक निकालना है, क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, सांद्रता में बदलाव, ठीक है, हमारी जो सांद्रता है, जो हमारे अभिकारक की सांद्रता है उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है वो है, उसका क्या लिखेंगे हम, उसकी मात्रक लिखेंगे मोल पर लीटर, बाई समय सेकंड, गुणा क्या करेंगे, ये क्या है, फिर से सांद्रता है, तो मोल बाई लीटर पावर एन, ठीक है, ये हो जाएगा मोल
1 माइनस एन हो जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा ये वाला, और ये हमारे पास लीटर है और ये लीटर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये एल ऊपर चला जाएगा, एन माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर अगर हम मात्रक लिखते हैं, आपको यहाँ पर मात्रक लिख दें, किसका मात्रक लिखा है बेटा, हमारे वेग स्थिरांक का हमने मात्रक, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा मोल मोल 1 माइनस एन एल एन माइनस 1 सेकेंड। ये एक सामान्य तरीका हो गया हमारे पास किसी भी वेग स्थिरांक का मात्रक लिखने का। अब देखो आपसे बोल दिया कि n की वैल्यू 0 हो गई, शून्य कोटि अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया में हमारे वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर, ये 1 हो जाएगा, n0 तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है, n 1 लिख दिया तो l 1 लिख दिया तो ये तो सर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बच गया सेकंड इनवर्स, n 2 लिख दिया तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, इतना ही अभी हमें पढ़ना है। ये चीज सीधे सीधे आपसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिखा। ये जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, सामान्य सूत्री भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ना चालू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की कोटि पढ़ेंगे, तो देखो उसमें लिखा है अभिक्रिया की कोटि को उन अभिकारकों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करते हैं, या वैकल्पिक रूप से यह उन अभिकारकों की संख्या है जिनकी मोलार सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित होती है, ठीक है। वही चीज बताया जो हमने अभी आपको लिख के दिखाई। अब यहाँ चलते हैं हम शून्य कोटि अभिक्रिया की, मतलब कि सर सीधी बात ये हो गई, ये तो सीधी बात ये हो गई हमारे पास कि हमने जो वेग नियम में लिखा था, वेग नियम में लिखा था आर के आर की पावर एन, ठीक है, आर की पावर एन, ठीक है, आर की पावर एन लिखा था, तो मतलब ये हो गया एन की वैल्यू अगर 0 होगी, एन की संख्या 0 होगी तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया होगी और ये बन जाएगा वेग बराबर ये हो जाएगा। और हम जब वेग लिखते हैं तो हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना भाई वेग को, डी एक्स वाई या फिर डी आर वाई, ठीक है, इस प्रकार से भी हम लिख लेते हैं, ठीक, समझ आया यहाँ तक। तो देखो इसमें अब हम क्या करेंगे, वैसे यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, भैया जो k है वो किसके बराबर हो गया हमारा, क्योंकि देखो वेग हम क्या कह रहे हैं, वेग को शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग हमारा k के बराबर है, ये मतलब कि हमारा वेग स्थिरांक, और यहाँ पर अगर हम देखें वेग किसके बराबर है हमारा, वेग हमारा डी आर बाई। अब अगर हमको यहाँ पर निकालना है बेटा समाकलित 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 वेग वेग समीकरण, ठीक है, समीकरण, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी आर, ये दोनों समीकरणों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो डी आर बाई डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसका समीकलन करना है, दोनों साइड अगर हमें समीकलन करना है तो डी आर के डी टी कर देंगे, ठीक है। और समीकलन में अगर हमें सीमा लगानी है तो कैसे लगाएंगे, सीमा इस प्रकार से लगाएंगे बेटा कि देखो कोई समय, जब समय शुरू हुआ था 0 समय पे, मतलब जब अभिक्रिया चालू हुई थी तो हमारा अभिकारक कितना था सर, आर नॉट, कितना था, आर नॉट, आर क्या था हमारा, आर नॉट था। और अगर हम कोई समय टी पे बात करें, कोई समय टी पे जाके अभिक्रिया का अभिकारक कितना बचा होगा, अभिकारक सर आर बचा होगा, ठीक है, आर टी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 0, तो यहाँ पे आर नॉट और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा आर टी, ये समय टी। तो हम देखें अगर समीकलन करना है 1 डी एक्स कितना आ जाता है सर, एक्स प्लस सी आ जाता है, ये हमारी सीमाएं लग जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आर आर नॉट आर के, यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, समीकलन हो गया, ये हो जाएगा आर माइनस आर नॉट आर टी माइनस आर नॉट के और टी। तो ये आपका क्या निकल के आ गया बेटा, समाकलित वेग अभिक्रिया। अच्छा यहाँ पर ये समाकलित लिख दिया, ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, समाकलित वेग समीकरण के लिए हमारा, ये हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकल के आ गया, सूत्र। अब जब भी आपसे कोई शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या पूछे बेटा, वेग स्थिरांक पूछे, तो वो कैसे बताओगे, वेग स्थिरांक बताओगे के आर टी माइनस आर नॉट बाई टी
टी, या फिर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कोई समय पूछे तो आर टी बाई आर नॉट बाई, ठीक है। अब देखो ये चीज तो हमने समझ ली। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, वो होता है कि अर्ध शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या पूछेगा? अर्ध शून्य कोटि अभिक्रिया, या फिर हम बात करें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। किसकी बात करेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु। अगर हमें शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बेटा अर्ध के लिए अर्ध आयु निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है सर कि आर टी माइनस आर नॉट अगर दिया हुआ है, भाई क्या है हमारे पास? के है। तो कोई समय पे जब हमारी अभिक्रिया 50% हो चुकी होगी, वही हमारी अर्ध आयु होगी, ठीक है। तो मतलब टी जब 50% होगा तो उसको इस प्रकार से लिखते। तो जो हमारा आर था टी इक्वल्स टू टी हाफ, इस स्थिति में हमारा ये जो आर टी है वो कितना बचेगा सर? वो भी आधा हो गया होगा। क्या हो गया होगा? आधा हो गया होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे टी हाफ लाइफ आर नॉट बाई 2 माइनस, देखो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आर नॉट बाई 2 के। ये क्या हो गया हमारा? अर्ध आयु हो गई किसके लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया। क्या हो गई ये? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमारी अर्ध आयु हो गई। अब यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं पूछेगा, ये आपसे सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा समकलित शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समकलित वेग समीकरण। ऐसे सीधा प्रश्न आ जाएगा, फिर आपको ये सब करके दिखाना पड़ेगा। और हमने ये जो बनाया अभी, एक और चीज बता दें, जो हमारे पास आर टी माइनस आर नॉट के टी होता है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखोगे तो आर टी हो गया के टी प्लस आर नॉट के बराबर, ठीक है। अब ये कैसा दिख रहा है? y इक्वल्स टू एम एक्स दिख रहा है, एम एक्स प्लस थी, स्ट्रेट लाइन दिख रही है हमको, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना दिया हमने यहाँ पे समय, और ये हमारा अभिकारक, ठीक है। शुरुआत में अभिकारक कितना हो गया? आर नॉट ए नॉट के बराबर हो गया। स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। क्या है हमारे पास? स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पर हमारे पास स्लोप नेगेटिव होना चाहिए था। अच्छा, तो अपन ने क्या कर दिया, वहां पर जो हमारे पास माइनस डी आर बाई डी टी लिखना था, अपन ने डी आर बाई डी टी लिख लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और बाकी सब चीजें वैसी, ठीक है। अर्धकोटि अभिक्रिया पे भी कोई अंतर नहीं आएगा, वो माइनस की जगह पे वहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अर्धकोटि अभिक्रिया लिख देते हैं, जो कि हमारे पास आ रही थी टी हाफ लाइफ माइनस आर नॉट बाई 2 के। तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये बन जाएगी आर नॉट, ठीक है। गलती हो जाती है, इंसान है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ये माइनस वाला साइन हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमारा अभिकारक कम हो रहा है, और अगर हम अभिकारक को लेके चल रहे हैं तो हमें पहले माइनस लगाना, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आया था? बढ़िया। अब चलो आगे चलते हैं अपन अगली अभिक्रिया की तरफ। अगली अभिक्रिया हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया। कुछ नहीं है सर, देखो जो अभी किया था वैसा ही का वैसा सेम करेंगे, बस दो चीज बदलेंगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो हमारा समाकलन है वो हमें दूसरा समाकलन इस्तेमाल करना है। देखो करके दिखाते हैं, बहुत आसान। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग वही रहेगा, ठीक है। वेग हमारा एक इस तरीके से लिखते हैं माइनस, इस बार अपन ये गलती नहीं करेंगे, डी आर बाई डी टी, और हमें वेग नियम के अनुसार लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेग नियम के अनुसार सर ये आर पावर एन, एन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बाई डी टी। और अगर हमें क्या लगाना है बेटा? समाकलित लगाना है दोनों तरफ, तो डी आर जो आर है वो नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा के डी टी हो जाएगा। दोनों तरफ क्या लगा दिया हमने? समाकलित लगा दिया। अब देखो समाकलित लगा दिया, फिर वही हमें दोनों सेम क्या लगानी है? इसकी लिमिट लगानी है। t इक्वल्स टू 0 पे क्या आ जाएगा हमारा? r हो जाएगा r नॉट के बराबर, और t इक्वल्स टू t पे r क्या हो जाएगा? r। बोलो समझ आया? बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हम वही सब कुछ वैसा ही का वैसा रखें, rt 0 t ये हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हमने बोला था दो चीज याद रखनी है, बस n की वैल्यू 1 होगी और समाकलन बदल जाएगा। तो हमारा 1 बाई x dx का समाकलन क्या होगा? x नहीं, log x प्लस, ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक अगर समझ आ रहा है तो ये हो जाएगा log r, ये हो जाएगा r नॉट से r के, और ये t माइनस 0 तो t हो जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ आया? अब क्या करें सर? अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? log
log RT, ये T RT है, log RT माइनस log R0 बराबर हो जाएगा ये इनटू। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब अगर इतना समझ आ गया, इसको अभी ln लेके चलो, क्योंकि ये log हम अभी अभी समझाएंगे, दोनों में अंतर होता है। ये ln लेके चलो, क्योंकि इससे हमारी एक वैल्यू में अंतर आएगा, ये ln। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ln ln x माइनस ln y क्या हो जाता है, ln x बाई y, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे ln RT बाई r, ये बराबर हो गया किसके, KT के। ठीक है, ये माइनस साइन अभी भी चल रहा था, तो यहाँ KT पे अपन यहाँ माइनस साइन। बोलो समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब एक चीज करना है हमको, ln को log में जब बदलते हैं, ln x 2.303 log x के बराबर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2.303 log RT बाई R0 KT और माइनस KT। ठीक है, अब ये माइनस साइन अपन को हटाना, जबरदस्ती लेके क्यों चले, तो ये log की वैल्यू क्या है, इसको पलट देंगे ना, तो ये हमारा माइनस साइन। देखो क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुमको करके भी दिखा देता हूँ, ln x माइनस ln y अगर है, इसके अंदर मैंने माइनस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 ln x माइनस माइनस प्लस ln y, तो ये क्या बन गया, ln x माइनस नहीं ln y माइनस ln x। ठीक है, ये बदल गया, मतलब ln y और ln x। ठीक है, तो इसको बदल देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो बढ़िया, ये हो गया हमारे पास KT बराबर 2.303 log ऑफ R0 बाई। बोलो समझ में आया? RT क्या है, जब कोई समय t पे हमारा जो अभिकारक है वो कितना बचा, तो यहां से हमें मिल गया t हमारा कितना मिल गया, हमें t मिल गया 2.303 log ऑफ R0 बाई। बोलो समझ में आया? या फिर यहाँ ये लिख लो, क्योंकि हम स्थिरांक निकाल रहे हैं, स्थिरांक। ठीक है, अब यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम क्या निकाल लें, इसकी अर्ध आयु निकाल देते हैं, और अर्ध आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सर, कुछ भी नहीं करना है सर, जो हमारे पास RT है इसको करना है हमको सर, RT को करना है हमको RT बाई R0/2। जो शुरुआत में अभिकारक था वो कितना हो गया होगा, आधा हो गया होगा, कोई आधे मतलब 50% जब हमारी रिएक्शन हो गई के 2.303 बाई T1/2 log ऑफ R0 बाई। ठीक है, R0 से R0 गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिया जाएगा 2.303 log 2 बाई T हाफ लाइफ बाई किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना है, अर्ध आयु निकालना है, किसके लिए बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया। और हमें पता है log 2 कितना होता है बेटा, ये चीजें अपन को याद रखनी पड़ेगी, log 2 होता है 0.3 YK, और ये हो जाएगा 0.693 YK। ये वाली चीज जो हमने बता दिया वो प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु। इनमें से लिख के ले लो, ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, इसके आने के 90% चांसेस है, 99% ही मान, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु बहुत जरूरी चीज है, कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं ये चीज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको पढ़ा दी, प्रथम कोटि अभिक्रिया। और इसी में अगर हमको इसका ग्राफ देखना है तो देखो यहाँ देख लिया, अर्धायु के लिए क्या हो रहा है, अर्धायु के लिए हमारा क्या आ रहा है, अर्धायु काय पे निर्भर कर रही है, 0.69 बाई के, हमारे अभिकारक पे तो वो निर्भर कभी नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो हमारा ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये रेट नहीं, रेट की जगह पे ये के होना था, और यहाँ पर होना था हमारा 1/x का ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार से ये कम होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है। ठीक है, समझ आया? और वहीं अगर हम इसकी बात कर लें, log 2.303 बाई के log R0 बाई RT है। ठीक है, RT है, ये किसके बराबर है, T के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा ये चला जाएगा log, ये सारी वैल्यू चली जाएंगी। ठीक है, R0 बाई RT। ठीक है, और अगर माइनस वाला ही लेते हैं, माइनस वाला जो हमने बनाया था RT बाई R0, क्योंकि हम बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं अपन बेटा, KT, और ये हो जाएगा 2.30। यहाँ पे माइनस रहेगा, तो इसको एक्सपोनेंशियल लेंगे तो RT बाई R0 e टू द पावर माइनस KT बाई 2.30। इससे क्या होता है, हमें ये ग्राफ बनाना आसान हो जाता है, ये जो बनाया ना ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। इस प्रकार से हम ये सारी कोटि अभिक्रियाएं देख लेते हैं। अब ये सब चीजें जो आपको जो सूत्र से ग्राफ बनाना आना चाहिए,
ठीक है, अब ये सारी चीजें अभी हम सिखा नहीं सकते। अभी याद रख लो इतना कि इस प्रकार का सूत्र आएगा तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, और 2 ग्राफ तो याद रखने हैं तो आपको याद ही रखना। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब बात कर रहा है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। छद्म प्रथम अभिकोटि अभिक्रिया में छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं वो होती हैं, बेसिकली इनको अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है। वे अभिक्रियाएं जो हमें दूसरी कोटि की लगती है, मतलब यहाँ पर एन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनका एन की वैल्यू 2 होती है, मतलब कि इनके जो हम कोटि की बात करें, अभिक्रिया की जो कोटि है वो 2 होती है। ठीक है, अभिक्रिया ऐसी लगती है जैसे उसकी अभिक्रिया की कोटि 2 होगी, मतलब दिखने में वो ऐसी लगती है कि उसकी अभिक्रिया की कोटि 2 होगी, लेकिन होती वो कैसी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। जैसे एक उदाहरण अगर हम आपको दें, उदाहरण दें हम किसका, सुक्रोज का लेते हैं, शुगर का लेते हैं, C12H22O11। इसमें जब पानी मिलता है H प्लस की प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, ये टूटता है किस किस में बेटा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, समझ आ, बढ़िया। अब इसमें क्या होता है, इसकी जब हम वेग लिखने जाते हैं, इसका जब हम वेग लिखते हैं, तो वो कितना आता है, वो आता है K C12H22O11 और H2। अब देखो इस हिसाब से हमें क्या दिख रहा है सर, इस हिसाब से हमें दिख रहा है कि ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। क्या होगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। लेकिन बेटा यहाँ पर ये जो पानी है इसकी सांद्रता 1 होती है। कितनी होती है, इसकी सांद्रता 1 हो जाती है। इसकी सांद्रता 1 होने के कारण ये क्या बन जाती है, K C12H22O11। ये हमारा क्या निकल के आ गया, वेग निकल के आ गया। अब देखो दिख हमें रही थी द्वितीय कोटि अभिक्रिया, लेकिन हकीकत में ये है क्या, प्रथम कोटि अभिक्रिया। इन्हीं प्रकार की अभिक्रियाओं को बोला जाता है छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। बोलो समझ आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इधर तक? ये सारी हमने अभिक्रियाओं की कोटि की बात कर ली। ठीक है, अब बेटा हम आगे चलते हैं और देखते हैं सक्रियण ऊर्जा। अब सक्रियण ऊर्जा के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि कोई भी अभिक्रिया होती कैसे। जैसे देखो एक उदाहरण लेता हूं मैं, एक उदाहरण लेता हूं, H2 प्लस I2 हमें देता है 2HI। ठीक है, बढ़िया। लेकिन ये आपको ऐसे दिख रहा है, इसके बीच में एक स्थिति थी वो आपको नहीं दिखी, उसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है H2I2। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो उस स्थिति को बोला जाता है मध्यवर्ती। वो होती है भैया ये H2 की H2 और I2 के बीच में जो बल लगा हुआ है वो टूटता है। पहले तो देखो ऐसा बल लगा हुआ है H2 और I2, ये टूटना चालू होता है और इन दोनों के बीच में बल लगना चालू होता है। H टूटना चालू हुए, I टूटना चालू हुए, HI जुड़ना चालू हुए, HI जुड़ना चालू। ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं मध्य मध्य ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती ये जो है ना बेटा, ये बहुत जरूरी स्टेप है। ये जो चीज है ना, ये बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा वही होती है जब हम H2 और I2 से कहां तक पहुंचते हैं, ये मध्यवर्ती स्थिति में पहुंचते हैं। उस स्थिति में पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है वही ऊर्जा बोली जाती है सक्रियण ऊर्जा। जैसे अगर मैं आपको, और उसके बाद तो फिर हमें क्या मिल जाता है बेटा, HI मिल जाता है। ये वाली स्थिति तक आने के लिए हमें कोई अभिक्रिया नहीं लगती। ठीक है, ये वाली जो हमने अभिक्रिया दी उसमें वो अपने आप होती जाती है। जैसे यहां समझाता हूं, ये देखो, ये देखो, ये मैंने लिया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरा क्या होगा बेटा, इस स्थिति में यहाँ पर मैं अगर ले लूं, यहाँ पर अगर मैं ले लूं, इस स्थिति में मेरा क्या मिल रहा होगा बेटा, मेरा कोई रिएक्टेंट मेरे हाथ में, रिएक्टेंट मेरे हाथ में होगा, या फिर मैं बात करूं अभिकारक यहाँ पे होगा। इतनी ऊर्जा उसके पास होगी शुरुआत। मैंने उसको ऊर्जा देना चालू किया, ऊर्जा देना चालू किया, ऊर्जा देना चालू किया, ऊर्जा देना चालू किया, और यहाँ पे जब मैं आया, ठीक है, तो इसके बाद मुझे ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरी अभिक्रिया पूर्ण हो गई। ठीक है, और मुझे यहाँ पे आके क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। यहाँ पे आके मुझे क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भैया जो हमने अभिक्रिया को, हमने हमारी अभिक्रिया में हमारे जो अभिकारक थे उनको ऊर्जा प्रदान करी और उनको ऊर्जा मिली और हमें उत्पाद मिल गया, और इतनी ही ऊर्जा। तो देखो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। यहाँ तक जो तुमने ऊर्जा दी, कहाँ से, अभिकारक से
अभिकारक से तुम्हारा मध्यवर्ती, ये जो स्थिति है ना बेटा, यहाँ तक तुमने उसको पहुंचाया, ये वो स्थिति है मध्यवर्ती। यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो तुमने ऊर्जा दी उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी, ई ऐसे इसको दिखाया जाता है। ठीक है, और यहां से लेके ये उत्पाद के बीच की जो ऊर्जा है इसको डेल्टा एच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेल्टा एच। और इस स्थिति में हमारा डेल्टा एच कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। और इस स्थिति में अगर मैं बात करूं तो हमारा डेल्टा एच कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऊष्माशेषी ऊष्मा क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया? इसी को बोला जाता है सक्रियण ऊर्जा। क्या बोला जाता है इसी को बेटा? सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। देखो यहाँ पर आपको बना के, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे अरेनियस भैया थे, कौन थे? यहाँ पर हमारे जो अरेनियस भैया थे, उनने एक समीकरण दे दिया, ठीक है, जिसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में तो नहीं है। उसको अगर पढ़ना है तो आपको एमएससी बीएससी करनी पड़ेगी, जब जाके आप वो चीज पढ़ पाओगे। अरेनियस भैया जो थे उनने कहा k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस e बाई आर टी। यहां से अगर आपको निकालना है तो आप सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हो। ये समीकरण से आप क्या निकाल सकते हो? सक्रियण ऊर्जा निकाल। इसमें हमारा के क्या है? वेग स्थिरांक। देखो लिख देते हैं सब कुछ, वेग स्थिरांक। ए क्या है बेटा? ए यहां पर आपका आएगा अरेनियस स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक। ये क्या आएगा बेटा आपका? सक्रियण ऊर्जा। ऊर्जा, ठीक है। आर क्या आएगा आपका? गैस स्थिरांक। गैस स्थिरांक। ये क्या है आपका? ठीक है, गैस स्थिरांक की वैल्यू आपको पता है, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना। और देखो अब आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, एक और चीज बता दें, आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा कि k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस e बाई आर टी। आपको दो अलग अलग अभिक्रियाएं दी होंगी अलग अलग तापमान पे। ठीक है, जैसे एक अभिक्रिया का वेग है k1 और वो बना, इसको हम पहले इसमें क्या लगा देते हैं अपन? लॉग लगा देते हैं, लॉग ए माइनस ई बाई आर टी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। अब आपसे वो बोल देगा कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k1 है और वो हो रही है तापमान T1 पे। दूसरी अभिक्रिया का वेग K2 है और वो हो रही है इस पे बेटा तापमान T2 पे। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं, देखो बहुत स्पेसिफाइड चीजें, मतलब जो है वो जैसा ही है। इसमें समझने लायक ये है कि किस प्रकार से हम चीजों को बना रहे हैं। ये जो हम सूत्र बना के दे रहे हैं ना आपको, ये आपके काम, ये याद रख के चलना है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, K2 माइनस लॉग K2 माइनस ये समीकरण दो में से एक को माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक को घटा देते हैं तो लॉग K1 आ जाएगा। लॉग K2 माइनस लॉग K1, यहाँ पे लिखेंगे हम लॉग K2 क्या है? लॉग A माइनस E बाई आर T2 माइनस लॉग A, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा E बाई आर। बोलो समझ आया यहाँ तक? लॉग ए गया। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास? बहुत ध्यान से देखना, ये वाला भी समझाया थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा सर लॉग K2 बाई K1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बाहर आ गया, आर हमारा बाहर आ गया, और देखें तो 1 अपॉन, ये प्लस वाला है तो T1 लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन T। ये वाला समीकरण याद रखना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लॉग K2 बाई K1, लॉग K2 बाई K1 बराबर हो गया हमारे किसके बेटा? ये बाई आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ये समीकरण हमको याद रख के चलना है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे क्या होंगे बेटा? प्रश्न पूछे। ठीक है, अभी हम करके दिखाएंगे बहुत सारे प्रश्न इस चीज से पूछे जाएंगे। बोलो समझ आया बेटा? इतनी ही चीजें थी, ये जो हमने सारी चीजें आपको बता दी रासायनिक गतिकी के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर में। ठीक है, इसमें से अगर आपने सारी चीजें अच्छे से फोकस लगा के पढ़ ली है, दिमाग लगा के पढ़ ली है, तो समझ लो ये चैप्टर हो गया।
बस अब हमारे कुछ प्रश्न बचे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न देखें हम, सही विकल्प चुनिए। इसमें सबसे पहला दिया हुआ है, दर स्थिरांक की तापमान पर निर्भरता दी जाती है। दर स्थिरांक की निर्भरता की बात करें तो दर स्थिरांक मतलब कि यहाँ पर लगेगा बेटा अर्हेनियम का समीकरण। वो कहता है कि e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर। इसके हिसाब से आ रहा है हमारा अरेनियम समीकरण द्वारा हम क्या बताते हैं, दर स्थिरांक की तापमान पर निर्भरता। ठीक है, आसान है, सीधी सीधा एक फॉर्मूला अगर हमें याद था अरेनियम का समीकरण, बस थोड़ा जोड़ना आना चाहिए कि ये वाली चीज यहां से हम देख सकते। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अभिक्रिया की दर है। अभिक्रिया की दर की अगर हम बात करें या फिर अभिक्रिया के वेग की बात करें तो अभिक्रिया की दर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। क्या ये बात कहीं सही लग रही? वृद्धि तो नहीं होती। समय के साथ उत्पादों की सांद्रता में कमी होती नहीं भाई। समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी जरूर होती है। जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो समय के साथ उसका जो अभिकारक है वो कम होते जाता है। तो क्या लगाओगे? ठीक है, अभिक्रिया की दर अगर देखनी है तो इस प्रकार से देख, बोलो समझ आया? बढ़िया। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? अभी बताया था हमने, किसी भी अभिक्रिया को शुरू करते हैं और अभिकारक से जब हम उत्पाद बनाते हैं तो हमें जो शुरू में ऊर्जा देनी पड़ती है, न्यूनतम ऊर्जा उसको देनी पड़ती है अभिक्रिया को होने के लिए, उसको सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है और इसी को एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? बस सीधी सीधी चीजें याद हैं तो बन जाएगा फटाक से आपसे पेपर में, और अगर याद नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा है यहाँ पर अगर, तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं फोकस से पढ़ो, ये फटाफट आने चाहिए आपको, देखते से ही आंसर आना चाहिए। स्वतः स्फूर्त या फिर स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया के लिए, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया हमने समझाया था आपको। ठीक है, जब हम विद्युत रसायन पढ़ रहे थे, जब भी हमने आपको समझाया था स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया मतलब अपने आप होती है। कब होती है? जब डेल्टा जी एक बार चालू होने के बाद अपने आप होती जाती, फिर ऊर्जा नहीं देनी पड़ती। वो होता है जब, कब होता है? जब हमारा गिब्स ऊर्जा नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। कौन? हमारी गिब्स ऊर्जा। ठीक है, तो क्या लगाओगे यहाँ पर? सी। ठीक है, बढ़िया। सब आने आते हैं तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। याद है तो बन जाएगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए रिक्त स्थान की बात करें तो बोल रहा है सक्रियण ऊर्जा की इकाई खाली स्थान प्रति मोल होती है। सक्रियण ऊर्जा की इकाई की बात कर रहा है, क्या होगी बेटा? सर ये तो किलो जूल होगी। क्या लिखेंगे बेटा? किलो जूल। ठीक है, कैसे लिखेंगे? किलो। ठीक है, या फिर पर इतना भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। अगला बोल रहा है तापमान बढ़ने पर दर स्थिरांक खाली स्थान होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि तापमान बढ़ने पर दर स्थिरांक क्या होता है? बढ़ता है। अभी तो सर आपने बताया नहीं था, बता देते हैं। अरेनियस समीकरण बताया था भैया, ए बाई आर। इसके हिसाब से तो सर ये तो 1/T है, कम होना चाहिए था, लेकिन ये भी तो है बेटा ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, एक्सपोनेंशियल है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? ये। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रारंभिक सांद्रता से खाली स्थान होती है। अगर हम बात करें प्रथम कोटि अभिक्रिया की, वो क्या होती है? उसकी अर्ध आयु की अगर मैं बात करूं, हाफ लाइफ 0.0693, ठीक है, इतना ही होता है बाई के, यही होती है। अब इसमें हमारा जो प्रारंभिक सांद्रता थी, जो हमारा अभिकारक थी, उस अभिकारक था, उसकी सांद्रता पर तो निर्भर कर ही नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे? स्वतंत्र। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र। क्या होती है? स्वतंत्र। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। वहीं अगर हम बात करें अरेनियम समीकरण में, ए खाली स्थान कारक को दर्शाता है। ए क्या दर्शाता है बेटा हमारा? ए दर्शाता है अरेनियस अरहेनियस अरहेनियस स्थिरांक। ठीक है, बोलो समझ आया? ये हमारे खाली स्थान। ठीक है, अब देखो अगली अपन बात करते, देखो ये हमने कुछ आपको सही विकल्प चुनिए बता दिया और कुछ खाली स्थान बता दिया। अब जो जरूरी चीज है, जो मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 3 नंबर 4 नंबर में आने वाले प्रश्न, उनकी बात करते हैं। उनमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसीय अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक को व्यक्त कीजिए। ये एक अभिक्रिया दी है आपको, इसके लिए हमें क्या बताना है? इसका दर व्यंजक को व्यक्त करना है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा इसके दर को निकालने के लिए आगे का प्रश्न पढ़ना। यदि NO2 की सांद्रता में कमी की दर, NO2 की सांद्रता
NO2 की सांद्रता में जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है 6.02 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। तो NO और O2 की सांद्रता में वृद्धि की दर क्या होगी? अरे भाई हम कैसे बता दें? हमको सिर्फ आपने NO2 की सांद्रता दे दी, उसमें जो कमी हो रही वो बता दी और बोल इसकी सांद्रता पूछ ली। उसमें सांद्रता में क्या अंतर आएगा ये पूछ ले भाई, कैसे बता देंगे हम? आपने एक चीज दी और दो चीज पूछ ली। सबसे शुरू में मैंने पढ़ाया था आपको, इसलिए ये चीज है कि जब प्रश्न आएंगे तो मुझे वापस से ना पढ़ाना पड़े। मैंने बोला था कि अगर हम जब वेग लिखते हैं या दर लिखते हैं, जब हम वेग लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? जो हमारा अभिकारक है उसकी सांद्रता में कमी किसके बराबर होगी? उत्पाद की सांद्रता में बढ़ोतरी के बराबर। या हमारा जितना उत्पाद उत्पन्न हो रहा है उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा उसके बराबर। ऐसे ही लिखा था, बिल्कुल सही बात है। तो इस अभिक्रिया के हिसाब से क्या लिखेंगे? -1/2 NO2 की सांद्रता, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 NO की सांद्रता, ये बराबर हो जाएगी O2 की सांद्रता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 1 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो हमें NO2 की सांद्रता कितनी दी हुई है बेटा? NO2 की सांद्रता की अगर मैं बात करूं तो 6.0 × 10⁻⁻40। ये लिख देते हैं भाई फटाक से 1/2, ठीक है। ये हमें क्या दिया था? दर स्थिरांक दी थी, ठीक है, दर दी थी और सांद्रता भाई डेल्टी लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमसे दर ही तो पूछा है, क्या पूछा है हमसे? दर पूछा है, ठीक है। अब देखो कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 1/2 6.6 × 10⁻⁻40 जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 डेल NO डेल टी के बराबर। NO की दर हमें यहाँ से मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी? 1/2 से 1/2 गया, ठीक है। अब देखो ये माइनस मत लगाना, क्यों मत लगाना? क्योंकि हम उत्पाद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्पाद की। और माइनस साइन हमें ये दिखाता है कि हमारा अभिकारक कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना मिल जाएगा? ये भी हमें मिल जाएगा। NO2 की दर हमें मिल जाएगी, NO की सॉरी NO की दर हमें मिल जाएगी, NO की दर हमें मिल जाएगी 3 × 6 × 10⁻⁻। बोलो समझ आया? ठीक। वहीं अगर हम बात करेंगे कितना था 1/2, किसकी बात करेंगे? O2 के दर की, तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सर O2 की दर हमारे पास हो जाएगी बराबर 1/2 × 6 × 10⁻⁻। ये हो जाएगी 3 × 10⁻⁻। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। बोलो इसमें दिक्कत आएगी आप? इतना लल्लू पल्लू क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ सकती है? नहीं आ सकती सर, हमने एक एक चीज अच्छे से पढ़ रखी है, हमें यहाँ दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, अभिक्रिया 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO Br में जब Br2 की सांद्रता दोगुनी हो जाती है। ये एक अभिक्रिया दी है, देखो ये थोड़ा प्रश्न आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। सीधा सूत्र से नहीं निकाल सकते, थोड़ा इस तरीके के प्रश्न में हमको दिमाग लगाना। यहाँ अगर बोल रहा है 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NO Br में जब Br2 की सांद्रता दोगुनी हो जाती है, मतलब कि Br2 की सांद्रता क्या हो रही है? पहले x थी, अब क्या हो गई? 2x हो गई। तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, मतलब जो हमारे पास जो R था वो भी कितना हो जाता है? 2x हो जाता है, ठीक है। जब NO और Br2 दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी जाती है तो अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है। अरे बाप रे! तो इसका करने का तरीका हम बताते हैं, ठीक है। इसको क्या करो, पहले वेग लिखो, ठीक है? वेग या फिर दर वो लिखो के, छोटा सा तरीका बताऊंगा, पूरा समझ जाए। ये कितना है? NO, यहाँ पर x और ये हमारा Br2, ये y, ठीक है। इनकी कोटि अभिक्रिया की, इनकी कोटि जो है x और y, NO की कोटि x और Br2 की कोटि y लिख ली, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Br2 की सांद्रता दोगुनी कर रहा हूँ, मतलब NO को क्या कर दूंगा मैंने? 2NO कर दिया। तो मुझे क्या मिल रहा है? तो मेरी दर कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है। NO2 को NO को नहीं, Br2 की अगर हम बात करें तो मतलब ये बात हो गई कि NO को अभी हमने रोक दिया, कुछ भी नहीं किया, NO के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बस Br2 की दर अगर हम दोगुनी कर रहे हैं तो हमारा वेग भी क्या हो जा रहा है? दोगुना। इसका मतलब है ये y की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है, समझना। जैसे अगर हमारा Br2
Br2 की सांद्रता अगर हम बात करें तो Br2 की सांद्रता अगर मेरे पास थी मान लो 3 × 10⁻2 थी, ठीक है। अगर मैंने इसको 2 गुना कर दी, ये हो गई 6 × 10⁻2। तो मेरा वेग अगर पहले x था तो वो बाद में 2x हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर पावर कितनी है बेटा, 1 है। कितनी है यहाँ पर, पावर भी 1 है। तो एक चीज तो हमको यहाँ से निकल के आ गई कि हमारा ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर चीजों में थोड़ा सा अपन को दिमाग लगा के चलना। यहाँ से हमें एक चीज मिल गई कि हमारा वेग कितना हो जाएगा, यहाँ पर y कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो हम अगला वेग कैसे लिखेंगे, अब हमारा वेग हो गया k NO x और Br2, ठीक है। अब आगे कह रहा है जब NO और Br2 दोनों की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी सांद्रता 2 गुनी कर रहा हूँ और इसकी भी सांद्रता 2 गुनी कर रहा हूँ। अगर ये पहले मान लो A थे और ये B था, अब हो गया 2A और ये हो गया 2B हो। तो भाई साहब ये मेरे से पूछ रहा है, ये मेरे से बोल रहा है कि अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है अब, 8 गुनी हो जाती है। मतलब ये कितना हो जाना चाहिए, 8x हो जाना चाहिए। पहले अगर x था तो ये 8x हो जाएगा। कैसे होगा, जब यहाँ पर a की पावर क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। यहाँ पर इसकी x की वैल्यू 2 कर दोगे तो देखो ये a की स्क्वायर आ गया, यहाँ पर देखो 2 करो क्या आ गया, 4a² × 2b। देखो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8a²। यहाँ पर a² भी था जो कि बन गया 8 गुना। किससे आया, जब हमने NO की x की वैल्यू क्या कर दी हमने, मतलब कि NO के हिसाब से हमारा x कितना आ गया, 2 आ जाएगा, x2 और हमारे पास y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे NO और Br2 के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। कितनी है, 2 और 1। कितनी कितनी है, NO के सापेक्ष 2 है और Br2 के सापेक्ष 1। बोलो समझ आया, कोई भी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं था मगर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली, ठीक है। थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है हमको चीजें। अगला प्रश्न दिया हुआ है बेटा हमें, अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न दिया हुआ है शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखिए। शुरू में सिखा दी थी ये सब चीजें तो, ठीक है। कैसे लिखते हैं सर, पहले तो दर स्थिरांक लिख लीजिए। दर स्थिरांक हो जाएगा हमारे पास, दर स्थिरांक हो जाएगा हमारे पास हमारा अभिकारक की सांद्रता y अभिकारक में परिवर्तन और लगा हुआ, ठीक है, यही हो जाएगी। और यहाँ पर ये n के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, अभिक्रिया की। तो अगर हमें लिखना है किसके लिए बेटा, शून्य कोटि के लिए, और इसको ऐसे बना देते हैं, ये हमारे पास n-1 हो जाएगा और t की अगर हम बात करें तो ये dt हमारा, ठीक है, मतलब कि मोल पर लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स, ठीक है। फिर से निकाल के दिखा रहा है हमें ना, जरूरत नहीं थी हमको निकालने की क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा दिया था। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 1 - n सेकंड। अब शून्य कोटि के लिए लिखना है, शून्य कोटि के लिए अगर लिखना है तो देखो यही लिख देते हैं, मोल मोल लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए लिखना है तो n की जगह 1 डाल दो, ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये 0 ये भी 0। और द्वितीय कोटि के लिए लिखना है तो n की जगह 2 डाल दो, ये हो जाएगा मोल लीटर और 2 - 1 लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है। समझ आया, बहुत आसान सी चीज है, सिंपल सी, ठीक है। ये चीज पढ़ाई की शुरू में ही शुरू कर रहे थे जब चैप्टर, जब भी हमने ये चीजें पढ़ा दी आपको ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। अगला प्रश्न दिया हुआ है बेटा, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। देखो ये चीज हमने वैसे तो आपको निकाल के दिखा दी है, प्रश्न आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि आपको शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु निकाल के दिखा। अगर आपने ये निकाल दी तो आप जो वो सिद्ध करने की बात कर रहे हैं ना वो वैसे ही कर दो। तो कुछ भी नहीं है भैया, हमको एक चीज पता है सर, यहाँ पर हमको शुरू से चालू नहीं करना, हमको शुरू से चालू नहीं करना, हमको जो हमारी हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया थी उसका सूत्र ज्ञात होना चाहिए। सूत्र कितना हो जाएगा बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमने कितना निकाला था, RT माइनस R0 बाई, यही निकाला था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत थी नहीं थी सर, यही सूत्र हमने निकाला हुआ था। और इसमें माइनस अंदर था, R0 माइनस RT, यही हमारे पास क्या था, सूत्र था हमारे किसके लिए, ये बस आपको ज्ञात होना चाहिए। और अगर ज्ञात नहीं है तो साइड में आप फटाक से इसको निकाल लो। अब यहाँ से अगर वो क्या बोल रहा है, हमें अर्ध आयु के लिए निकालना है, मतलब कि समय कितना होना चाहिए, 1/2, 50% आधी अभिक्रिया हो चुकी हो उस समय पे, उस समय पे हमारा अभिकारक कितना बचा होगा,
अभिकारक सर आधा बचा होगा, तो बस इसको उठा के रख दो। ये देखो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2 और ये हमारा के, देखो ये हमारा आर नॉट बाई 2। ये देखो निकल के आया। देखो वो यही पूछ रहा है ना, आरंभिक सांद्रता के समानुपाती। आरंभिक सांद्रता है ठीक है अभिकारक की, उसके क्या है समानुपाती। ऐसे आप इसको बना के, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया नीचे। बोलो समझ आया? ठीक है, दो दो नंबर में आएगा ये प्रश्न, 3 नंबर में नहीं, 2 ही नंबर का आएगा, छोटा सा प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न पूछा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक दिया हुआ है 1.15 into 10 to the power -3 सेकंड, और बोल रहा है 5 ग्राम अभिकारक 3 ग्राम अभिकारक तक 3 ग्राम तक क्या हो रहा है कम होने में कितना समय लग रहा है, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, मतलब पहले हमारा अभिकारक कोई अभिक्रिया हो रही होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, 5 ग्राम था, ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, फिर 3 ग्राम हुआ तो कुछ 2 ग्राम के आसपास हमारा प्रोडक्ट बना हुआ, उससे हमें कोई मतलब। हमसे पूछ रहा है इतना होने में 5 ग्राम से 3 ग्राम तक आने में कितना समय लगा। ठीक है, तो समय निकाल लेते हैं भाई। और हमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक सूत्र याद है, क्या होता है, T = 2.303 बाई के लॉग ऑफ शुरुआत में जितनी सांद्रता थी हमारे अभिकारक की, और आखिरी में अभिक्रिया कुछ t समय बाद हमारा कितना अभिकारक बचा उसकी सांद्रता। ठीक है, यही था। अब बोलोगे सर यहाँ पर सांद्रता तो दी ही नहीं अभिकारक की, तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, अगर हमें उसका भार दिया हुआ है, किसी भी अभिकारक का भार दिया हुआ है, तो भार भाई उसका मोलार द्रव्यमान की बात करें, उसके मोलार द्रव्यमान से उसका क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, हमें मोल मिल जाते हैं। और मोल का हम आयतन से भाग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, सांद्रता मिल जाती है। अब यहाँ पर देखो, हमारा अभिकारक एक ही है, तो सांद्रता एक जैसी रहेगी, मोलार द्रव्यमान एक रहेगा, आयतन एक रहेगा, तो m/v दोनों ऊपर नीचे है, भाग में है तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो हम ग्राम ले लें या फिर हम सांद्रता ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमारा सूत्र वैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर सीधे कुछ भी नहीं करना, एकदम सीधा क्वेश्चन है। के की जगह पर रख देते हैं बेटा 1.15 into 10 to the power -3। के क्या था, दर स्थिरांक थी। ठीक है, इतना तो आप समझ आ ही गया होगा अपने को। लॉग आर नॉट, शुरुआत में कितना था हमारा भाई अभिकारक, 5 ग्राम था, 5 लिख दिया। फिर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद कितना बचा, 3 ग्राम बचा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 2.303 1.15 into 10 to the power 3 और लॉग 5 माइनस लॉग 3। ठीक है, अब ये पूरी गणना कर लेना, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 0.44 into 4 into 10 to the power। ठीक है, तो ये आ जाएगा समय 444 सेकंड। इतने समय में 5 ग्राम अभिकारक, इतने समय में 5 ग्राम अभिकारक कहाँ पे बदल गया बेटा, 3 ग्राम तक आ। ठीक है, log 5 की वैल्यू आप कितनी रख दोगे यहाँ पर, log 5 की रख दोगे 0.698 के आसपास, और log 3 की रख दोगे यहाँ पर 0.47477। ठीक है, सारा कैलकुलेट करेंगे, बहुत समय खराब होगा, ये आप बढ़िया आराम से बैठ के ये वैल्यू रखना और कैलकुलेट करना। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, बस सूत्र के हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, इसकी अर्ध आयु की गणना कीजिए। वही की वही चीज फिर से इस्तेमाल करनी है, बस तरीका बदल दिया। के ये हमारी क्या है, अच्छा, इसकी अर्ध आयु की गणना करना है, और इनने बोला है एक प्रथम कोटि, पहली देखो पहली स्थिति हमको इस्तेमाल करनी है, उससे हमें क्या निकालना है, दर स्थिरांक निकालना है। निकाल लेते हैं, समय 40 मिनट लग रहा होगा, देखो एक एक चीज लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं ताकि जगह मिलेगी। 2.303 वाई के लॉग 90% पूर्ण हो रही है, ऊपर 100 लिखते हैं, शुरू में कितना था, 100% था हमारे पास, और 90% हो गई तो 100 माइनस, बहुत बढ़िया। यहाँ से समय कितना, 40 मिनट, तो के 2.303 वाई समय कितना, 40 मिनट, यहाँ पे क्या लेना है, मिनट में लेना है, और लॉग ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100 बाई 10, तो 10 गया, और लॉग 10 कितना होता है, 1 होता है। लॉग 10 कितना होता है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, 10 होता है, 2.303 बाई, ये क्या निकल के जाएगा हमारे पास, ये निकल के जाएगा किसमें, मिनट इनवर्स। अब इसकी अर्ध आयु की गणना करनी है, टी हाफ लाइफ की अर्ध आयु कितनी होती है, 2.303। ये वाला फॉर्मूला हमने थोड़ा सा बदल, ठीक है, अभी हम बताएंगे क्यों बदला। क्योंकि देखो हम क्या लिखते हैं, हमने याद किया था टी हाफ लाइफ कितनी होती है, 0.693, लेकिन ये तो आगे वाली स्टेप है ना, ये इससे निकल के आता है। जब 2.303 इंटू log 2 को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 0.693।
तो हम यहाँ पे इसलिए लिख लिया क्योंकि हमारे पास कितना बचा हुआ है 2.303, ठीक है, तो ये लिख लिया 2.303। ये तरीके हैं बेटा अपने पेपर में समय बचाने के। यहाँ ये तरीके हैं पेपर में समय बचाने, ये इससे गया ये गया। और log 2 की वैल्यू कितनी दी है ये इस्तेमाल कर लो, 2.3010 इंटू 40, ये 1 2 3 4, ये वाला जीरो हटा ही देते हैं, ठीक है, तो 3 से 3 गया। अब बचा कितना हमारे पास 4 0 4 दिया 12 बाई 100, इतना आपके पास मिनट लग रहा होगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को, इसकी अर्ध आयु कितनी आई, बोलो इसमें कुछ नया था क्या? दो बार एक ही फॉर्मूले को लगाना, ठीक है, एक बार अर्ध आयु वाला लगाना था और एक बार नॉर्मल वाला लगाना। फिर वही चीज, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाले समय उसकी अर्ध आयु अवधि का 10 गुना होता है। अब हमें बेसिकली गणना करना है, ठीक है। ये प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है और बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलो करते हैं, वैसी की वैसी चीज इस्तेमाल करनी है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने लगने वाला समय हमें याद करना है। देखो प्रथम कोटि वही टी 2.303 बाई ये हो गया लॉग, पहले 100 था, 99% खत्म हो गई होगी तो 100 माइनस 99.9%, ठीक है। यहाँ से निकल के आ गया 2.303 बाई के, बढ़िया। अब यहाँ पर लॉग ये 100 और ये कितना बच जाएगा बेटा, यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये जीरो, यहाँ से 1 कैरी जाएगा तो ये बना जाएगा और ये पॉइंट बना जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा पॉइंट। यहाँ पर ऊपर आप इसको ले जाओगे, ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास 1000 हो गया। तो 2.303 भाई ये देखो के की वैल्यू निकाली इसलिए टी यहाँ पे लिख तो जाएगा लॉग 10 की पावर 3, 3 नीचे जाएगा 2.303 इंटू 3 लॉग बेस 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा दर स्थिरांक आ गया, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु कितनी होती है, अभी लिखी थी हमने 2.303 लॉग 2 बाई कितना आ जाएगा के कितना आ गया हमारे पास 2.303 इंटू 3 बाई, ठीक है, ये 3 से 3 गया। log 2 आपको पता है 0.301 बाई क्या कर दें 3 बाई टी, ऊपर भेज देते हैं। तो जो तुम्हारा अर्ध आयु है प्रथम कोटि अभिक्रिया की ये इससे गया। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही क्या अपनी, नहीं हो रही, बढ़िया। ये कितना जाएगा लगभग 0.1 इंटू, मतलब कि 10। तो देखो अब क्वेश्चन पढ़ लो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय कौन सा समय है टी, अर्ध आयु अवधि का 10 गुना होता है, 10 गुना कर दिया भाई, है ना, सिद्ध कर दिया आसानी से। इसको कई बार सिद्ध करने के लिए बोल देते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, मगर काम तो हमें वही करना है, प्रश्न तो वही है, कोई बड़ी चीज थी क्या। 2-3 क्वेश्चन हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के इसलिए करा दिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रैंडमली पूछी जाती है, ठीक है, हर एक बार हर दूसरे बार ये पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है, एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक 500 केल्विन पर, देखो ये हमने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, है ना, अरेनियस समीकरण जब पढ़ा रहे थे हम, तब हमने आपको पढ़ाया, उसमें 500 केल्विन पर हमारा 0.02 सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्या दर स्थिरांक, और 700 केल्विन पर हमारी दर स्थिरांक कितनी होती है 0.07 सेकंड। इस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा और आवृत्ति गुणांक एक ही गणना करनी, बहुत आसान है। पहले हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था log k2 बाई k1, ठीक है, याद करना, ये हमने इसी के लिए बताया, ठीक है, 2.303 बाई 2.303, यहाँ पर ये था हमारे पास, ठीक है, यही था 2.303 ए बाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अच्छा इसको निकाल ही लेते हैं यार अपन, याद करने को तुमको भी दिक्कत आएगी, ये जाएगा ए ई टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है, ऐसे करके इसको निकाल लेते हैं। इसमें लॉग लगाया हमने, लॉग ए माइनस ए बाई आर टी। अब क्या करें हम, अब इसको सर k2 k1 और यहाँ पर t1 log
K2, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर हमने जरा सा भी गलती कर ली एग्जाम में, ठीक है, जरा सा भी हम अगर एग्जाम में एक भी माइनस और प्लस ऊपर नीचे करके आ गए, या टी और T1 ऊपर नीचे लिख के आ गए, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं वापस से इसको करके दिखा रहा हूँ पूरा, ठीक है। टाइम ज्यादा लग जाएगा 2 मिनट, मगर हमारे पेपर में कुछ गलती तो नहीं होगी। इस प्रकार से मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। लॉग ए माइनस माइनस प्लस ये बाई आर, तो ये लॉग ए गया, तो हमारे पास आ गया लॉग K2 बाई K। अभी 2.30 ये अपन जबरन ऐड कर लेते हैं भाई, आर बाहर आ गया हमारे पास 1 अपॉन ये आ गया T1 माइनस 1/T2, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब देखो एक चीज यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लॉग ई का बेस था, इसलिए हमने सीधे ई बाई आर टी लिख लिया, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारे ln है, ln है, इनका बेस क्या है, ई है। बेस अगर हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है हमें, बेस 10 बनाना है, तो 2.303 का क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2.303 होगा, जो कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2.303। अगर हमने वहां पर ये 2.303 नहीं लिखा होगा तो आप लिख लेना, क्योंकि वो दिमाग से निकल गया होगा कि हमने लॉग बेस ई लिया था, ठीक है। बढ़िया। अब देखो, अब हमारे पास क्या बन गया, हमें सीधा फॉर्मूला मिल गया, लॉग K2 बाई K1 आर ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। इसको हमको याद रखना। इसमें अब हमको क्या दिया है, देखो log 2 की वैल्यू दी है, स्थिरांक दिया है, ये log 2 है 0.07 बाई K1 कितना है, log 02, और ये की हमें वैल्यू निकालनी है 2.303। आर की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, अगर तापमान दिया है केल्विन में तो सीधे सीधे हम जूल रख देंगे, अभी हम रख देंगे 8.314 रख दो, ठीक है। पूरा तापमान कितना आ जाएगा, 500 और 700, तो 500 माइनस 700। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, तो थोड़ी मेहनत भी इसमें ज्यादा है। log 7 बाई माइनस log 2, ठीक है। यहाँ जाएगा 7/2 बचेगा, है ना। 1 2 तो ये 0.7 ये 1 0 ज्यादा लगा दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ये 2.303 इंटू 8.314, 700 माइनस 500 हो गया 200, और 500 गुणा 700, 1 2 गए, ठीक है। थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन रहेगी यहाँ पर, log 7 माइनस log 2, है ना, 2.303 8.314, और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ऊपर ये 500 इंटू 7 बाई 2, और ये हमारा आएगा सक्रिय ऊर्जा, यहाँ से निकल के आ जाएगी, जो कि आएगी बेटा आपकी 18,264.8 के आसपास, इतना कुछ जूल में निकल के आएगी आपकी क्या बेटा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब इसी ऊर्जा के बाद अब हमें क्या निकालना है, इसमें ए निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें, ए निकालना है, अरेनियस स्थिरांक, क्या निकालना है, अरेनियस स्थिरांक। तो कैसे निकाल देंगे सर, ए ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, इससे तो निकाल नहीं पाओगे, पावर माइनस ए बाई आर टी लगा नहीं पाओगे, तो लॉग के लॉग ए माइनस ए बाई आर टी, ए बाई आर टी अगर मेरे पास है सर, तो कैसे निकालूंगा मैं, लॉग के, तो यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, लॉग लॉग ये 2.303 हमको दोनों जगह लगाना है, लॉग के K1 कोई एक, इन दोनों इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, 500 केल्विन को इस्तेमाल कर लेते हैं, लॉग ए निकालना है, माइनस ये कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा, ये ये लिखा है अपना 18,264.8 बाई आर कितना हो जाएगा 8.314 इंटू समय, टेम्परेचर कितना लेंगे यहाँ पर 5, नहीं ये हमने उल्टा लिख दिया यार, 2.02, और ये बोलो समझ आ, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दे दी और क्वेश्चन में दम है नहीं बिल्कुल, ठीक है। 2 बाई 10⁻², जो कि हो जाएगा हमारे पास, ये अभी सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये इधर आ जाएगा प्लस 18,264, इतना बड़ा कैलकुलेशन आपके पेपर में आता नहीं है वैसे तो, ठीक है। फिर भी अब क्वेश्चन है अपने पास, तो अपन को इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, ये हटाते हैं, ठीक है। करना इसमें कुछ खास चीज नहीं है ना, 30
ये हो जाएगा 2.303, यहाँ पर भी आएगा बेटा 2.303, इन सब के बाय में किया जाएगा, ऊपर गया तो log 2 मतलब 03 इंटू कितना हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, बढ़िया, और प्लस 18264.8 डिवाइड बाय 8.314 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2.303 लॉग ए, ठीक है, ये जाएगा 2.303 लॉग ए। अब भाई साहब इसको कैलकुलेट करना है अपने को, तो देखो ये कैलकुलेशन वाला काम तो आपको करना है, हम यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, आंसर आएगा 1.47, ये आपकी क्या आएगी बेटा, ये आपकी निकल के आएगी स्थिरांक, अरेनियम का स्थिरांक, ठीक है, अरेनियस का स्थिरांक ये निकल के आएगा 1.4, ठीक है, समझ आया, क्योंकि इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हम आपको करके नहीं दिखाने वाले, ये सब चीजें आप करना कैलकुलेटर पे, पहले खुद करना, ट्राई करना, फिर कैलकुलेटर से उसको चेक करना, ठीक है, वैसे आंसर हमने लिख ही दिया आपके, तो बेटा ये था हमारे पास रासायनिक गतिकी चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो, ठीक है, मतलब इसमें हमने सारी चीजें आपको कवर करवा दी, क्वेश्चन बता दिए हमने, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो आपके पेपर में आ सकती हो, ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए, हर प्रकार का टॉपिक इस चैप्टर से बता दिया, मतलब हर प्रकार का नहीं, जो आपके पेपर में आने वाला है वो चीजें बता, तो अब बेटा अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो, ठीक है, बाय बाय।